नमस्कार दोस्तों, फाइनली इलेक्शंस की तस्वीरें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं और अभी एनडीए अलायंस की जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई और वहाँ पर मीटिंग के ख़त्म होने के बाद जो अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की जो शपथ है वो 8 जून को लेने वाले हैं। और अगर लास्ट मोमेंट पर कुछ उलटफेर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है एनडीए अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बहुत क्लियर कट मेजोरिटी तो है ही उनको, अगर एनडीए अलायंस की बात करें वो इंटैक्ट रहते हैं तो लास्ट मिनट का उलटफेर का कोई भरोसा नहीं है, वो भी हो सकता है लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर हो भी जाता है तो एक साथ कई सारी चीज़ें होने के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बन पाएगी, जो कि बहुत मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन एनडीए अलायंस की सरकार बन रही है और जैसा 2014 में हुआ था, 19 में हुआ था, 24 में, तो सेम सरकार है एनडीए अलायंस की। लेकिन आप फॉरेन मीडिया को अगर आप देखोगे तो वो उसने अजीब तरीके से रिएक्ट किया इस पूरी चीज़ पर। अब रिएक्ट क्यों किया है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2014 में एनडीए अलायंस की सरकार बनी, 19 में भी बनी, 24 में भी बन रही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क तो कुछ नहीं है, सरकार तो सेम ही है। तो फिर फॉरेन मीडिया इतना अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है? उसका कारण ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है। उनको अपने अलायंस की जो गवर्नमेंट्स हैं, टीडीपी, जेडीयू, इनके साथ मिल करके सरकार बनानी पड़ेगी और उनके ऊपर डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। उसको देख करके फॉरेन मीडिया पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। 2014 में बीजेपी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी थी, 19 में भी क्लियर मेजॉरिटी, 272 का जो जादुई आंकड़ा था उसको पार किया था इन लोगों ने, लेकिन इस बार उसको पार करने से पीछे रह गए। तो उसी पर फॉरेन मीडिया को काफ़ी खुशी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट का ये देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। देखो, वॉशिंगटन पोस्ट ने यहाँ पर कहा है कि रेप्यूडिएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब अगर आप इस पूरे मतलब इसका रेप्यूडिएशन का जो ये शब्द यूज़ किया गया रेप्यूडिएशन, इसका मतलब अगर आप समझ रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो नहीं समझ रहे मैं आपको बता देता हूँ। रेप्यूडिएशन का एक्चुअली बड़ा स्ट्रांग मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमने, मतलब जनता ने एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट नहीं किया एज अ गुड लीडर और फॉर अ रीज़न। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका ये कहना है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसने कम नहीं 240 सीटें, मतलब लार्जेस्ट पार्टी है पूरे देश में, आज भी लार्जेस्ट पार्टी है, 240 सीटें जिसने पाई हैं, उसको ये वॉशिंगटन पोस्ट उन प्रधानमंत्री को कह रहा है कि रेप्यूडिएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनका कहने का मतलब है कि जनता ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया ऐसा गुड लीडर। अब ये शब्द जो है बहुत गलत शब्द है। अगर आप देखो तो यहाँ पर साफ साफ वॉशिंगटन पोस्ट की मंशा इसमें दिखाई देती है कि क्या ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, किस तरीके से ये लोग प्रोपोगेंडा रन करते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि ये न्यूज़पेपर्स किस तरीके से प्रोपोगेंडा रन करते हैं। अब अगर यही शब्द अगर राहुल गांधी जी के लिए भी लिखा गया होता तो तब भी इतना ही बुरा होता। बिकॉज सी बीइंग एन इंडियन सिटीजन, अगर किसी भी इंडियन लीडर जो कि हमारा होने वाला प्रधानमंत्री है उसके लिए ऐसी चीज़ें लिखी जाएं तो वो सही नहीं है। और वो पर्सन जिसकी पार्टी ने 240 सीटें गेन की हैं, आखिर ये सीटें भी तो जनता ने ही वोट देकर ही गेन करवाई है, वोट जितवाई है, तो जाहिर सी बात है जनता ने उनको मेजॉरिटी में लाया है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब वो तोड़ जोड़, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, वो तोड़ मोड़ के जो सरकार बनाने वाली, वो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ तो 240 उनकी ही है। तो वॉशिंगटन पोस्ट का ऐसा लिखना, आई थिंक ये प्रोपोगेंडा रन कर रहे हैं सीधा सीधा। सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, सबका वही हाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स को आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पर लिखा है सेटबैक फॉर मोदी, इंडियाज इलेक्शन रिजल्ट सजेस्ट अ सेटबैक फॉर मोदी। और उसके बाद आगे इन्होंने स्पेसिफिकली किस सीट की बात की है वो आप देखिएगा कि द ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी अराउंड नरेंद्र मोदी हैज़ बीन शैटर्ड। मतलब कि जो इनविंसिबिलिटी थी, मतलब वो कभी जो चुनाव नहीं हारते थे, वो चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे, वो भी क्लियर मेजॉरिटी से सारे चुनाव उन्होंने जीते। पहली बार उनकी इनविंसिबिलिटी को किसी ने शैटर किया है। लेकिन मैं खास बात आपका ध्यान यहाँ पर ये लाना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे चल करके लिखा है कि जो अयोध्या की सीट है उसको भी हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ये इस चीज़ पर मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्यों सिर्फ अयोध्या की सीट की बात की, ये आप समझने की बात कोशिश करना। इसी तरीके से प्रोपोगेंडा रन होता है। क्यों सिर्फ अयोध्या की सीट की बात की? क्यों कहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वाराणसी की सीट से लड़ रहे थे, उसकी बात करते। राहुल गांधी जो दूसरे सबसे बड़े नेता बन करके इंडिया अलायंस के सामने आ रहे थे, वो जिस सीट से लड़ रहे थे उसकी बात करते। लेकिन सिर्फ आपने अयोध्या की सीट की बात की क्यों की? और वो भी अयोध्या कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है लोकसभा की। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स को कौन समझाए कि जो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें कई सारी विधानसभाएं मिली होती हैं, तो अयोध्या उसमें से एक पार्ट है, उसमें और कई सारी विधानसभाएं हैं। और ये फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लेकिन यहाँ पर अयोध्या शब्द जो लिखा है इन लोगों ने वो पर्पसली लिखा गया है क्योंकि वहाँ पर
राम मंदिर बना था, इसी साल बना है, तो उसको ये कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से ये प्रोपोगंडा रन करते हैं ये सारे अखबार। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, उसके साथ साथ आप पाकिस्तान का न्यूज़पेपर डॉन है, उसने भी सेम चीज़ लिखी है। मतलब पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी का ख्याल नहीं है, लेकिन उनके न्यूज़पेपर इंडिया के इलेक्शंस की बराबर खबर रखते हैं और कुछ तो उनको नहीं समझ में आता है। यहाँ पर वो बड़े खुश नजर आए, उन्होंने कहा कि बड़े नैरो मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार आई, बड़े नैरो मेजॉरिटी से ये लोग जीते। और उसके बाद नीचे ये अपने मन की बात लिखते हैं कि डिफीट इन अयोध्या, फिर से अयोध्या को यहाँ पर मार्क किया गया और ये स्पेसिफिकली किया गया है। और उसके बाद इन्होंने तो साफ साफ लिख भी दिया वेयर राम टेम्पल वॉज इनॉग्रेटेड। तो ये अयोध्या को स्पेसिफिकली यहाँ पर मार्क किया जा रहा है, बार बार उसको कैटेगराइज किया जा रहा है और इसी तरीके से एक प्रोपोगंडा पूरा रन होता है। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया, सेम चीज़ द डॉन भी कर रहा है और सेम और भी अखबार ने किया। अल जजीरा पढ़ लीजिए उठा करके, सेम वही खबर उसने भी छापी हुई। तो मतलब आप साफ साफ समझ सकते हो कि किस तरीके की खुशी इन फॉरेन मीडियाज़ को हो रही है। चलिए इनकी बात छोड़िए, सिर्फ बुरी खबर मैं नहीं लाया हूँ, मैं अच्छी खबर भी आपके पास लेकर के आया हूँ जो मतलब की खबर है अपने जियोपॉलिटिक्स के लिए, कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, एनडीए के अलायंस की सरकार बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जिसमें सबसे पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा कि जो इंडिया और इटली की फ्रेंडशिप है वो हमेशा से बनी रहेगी, हम एक साथ कॉपरेशन में काम करेंगे। और उसके साथ कई सारे ऐसे इशूज़ हैं, ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल इशूज़ की बात कर रही हैं, जो कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंडिया और इटली को जोड़ करके रखते हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर हम ज़रूर से काम करते रहेंगे एक साथ कॉपरेशन में। सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ने नहीं, बल्कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और उसके साथ बीजेपी को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे और जो हमारा क्लोजेस्ट नेबर है इंडिया, मतलब क्लोजेस्ट नेबर है श्रीलंका इंडिया का, वो और ज़्यादा अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, करेंगे हम आगे चल करके। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि श्रीलंका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडिया, बिकॉज जो हमारे रिलेशन थे पिछले कुछ सालों में वो थोड़ा ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड रही है हमारे रिलेशंस के बीच में, तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूर से इसमें देखेगा। एक चीज़ और मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का मैनिफेस्टो था उसमें नेबर फर्स्ट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर में नेबर फर्स्ट पॉलिसी को इस बार फिर से प्रमुखता से प्रायोरिटी पर रखा गया। तो कोशिश शायद साध सकते हैं ये लोग श्रीलंका से रिलेशंस ठीक करने के, म्यांमार से रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश और अगल बगल के जो देश हैं हमारे, नेपाल से रिलेशन ठीक करने की कोशिश ज़रूर से इसमें की जाएगी। तो ये जो इनका मैसेज है ये ज़रूर से एक अच्छा इम्पैक्ट सरकार के ऊपर डालेगा, नई पॉलिसीज़ बिल्कुल डिज़ाइन हो सकती हैं। उसके बाद सबसे शॉकिंग जो इवेंट रहा वो ये रहा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया को मतलब बीजेपी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है चुनाव जीतने के ऊपर में। और ये उन्होंने आगे चल करके कहा है कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर टू एडवांस आवर शेयर्ड इंटरेस्ट एंड परस्यू टू शेयर प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी टू कंट्रीज। मतलब मैं और इंडिया, मतलब हम दोनों देश मिल करके प्रॉस्पेरिटी के लिए और कोऑपरेशन के साथ शेयर्ड इंटरेस्ट पर काम करेंगे। जो शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है? शेयर्ड इंटरेस्ट आपको पता है, फिशरीज एक बहुत बड़ा शेयर इंटरेस्ट है, टूरिज्म एक शेयर्ड इंटरेस्ट है। तो उस पर इन्होंने कहा है कि हम मिल करके आगे चल करके काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मोहम्मद मुइज़ू आई थिंक वो थोड़ा सा निराश हुए होंगे ऐसा रिजल्ट देख करके, क्योंकि वो एक्सेप्ट करे थे अगर सरकार चेंज होती तो उससे ये ज़रूर साध सकते थे रिलेशन, अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी इंडिया ने जिस तरीके से हेल्प की है लोन दे करके मालदीव्स को, वो हेल्प आई थिंक काफ़ी है ये बताने के लिए कि इंडिया इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट मालदीव्स एज अ फ्रेंड और इंडिया के जो मंशा है वो क्लियर है। तो मोहम्मद मुइज़ू की तरफ से जो प्रॉब्लम्स थी, अगर वो उसको ख़त्म कर करके आगे बढ़ करके इंडिया से हाथ मिलाते हैं तो ज़रूर से रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद एट लास्ट सबसे अच्छा हमारा दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ साफ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनके थर्ड टर्म के लिए। और उसके बाद वो एक बड़ा प्यारा सा टर्म लिखते हैं लास्ट में, बधाई हो। अब इस टर्म से देखो बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है जियोपॉलिटिक्स पर ये बधाई हो जैसे शब्द, वो भी इजराइल का प्रधानमंत्री लिख रहा हो और हिंदी शब्द अगर लिख रहा हो तो ये गर्व होता है बीइंग एन इंडियन सिटीजन और अच्छा लगता है, होमली फीलिंग आती है, अपनापन महसूस होता है ऐसे शब्दों को पढ़ करके। तो आई होप आपको भी अपनापन महसूस हुआ होगा। और इजराइल ने, और इसमें अगर आप नीचे, मैं तो अभी कॉमेंट्स लेकर के नहीं आया, उसमें आप नीचे कॉमेंट देखोगे
तो लगातार इसमें बेंजामिन नेतन्याहू, इंडियंस ने उसमें कमेंट किया हुआ है कि वी लव इजराइल, वी स्टैंड विद इजराइल। तो अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स को पढ़ करके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, फॉरेन मीडिया का रिएक्शन, प्रोपोगेंडा किस तरह से रन करते हैं ये लोग, वो समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, और जो ये हमारी सक्सेस है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे, और ये जो हमारी सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस, जिसमें आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और उस कोर्स फीस को हमने सिर्फ और सिर्फ 24,999 का कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। 2 बैचेस हैं इसमें। जो इंग्लिश मीडियम का बैच है वो 31 में से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो सिर्फ इंग्लिश माध्यम का, सिर्फ इंग्लिश मीडियम का बैच है, वो 8 जून से स्टार्ट होगा। इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली जहां यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।